चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिस्टर वाई एजेड 21 ईयर्स लॉस्ट हिज मेंटल बैलेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो मिस्टर वाई जो 21 साल का एक बंदा है जिसको दिमाग से बहुत घातक पहुंचता है, जिसको उसका मेंटल बैलेंस चला जाता है, एक तरह से उसका दिमाग अभी प्रॉपरली नहीं रहता है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि नॉट साउंड माइंड या फिर अनसाउंड माइंड का हो जाता है वो। तो हमें पता है कि कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड का होता है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल है। कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो मेजोरिटी एज का होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। तो ऑब्वियसली अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। ही वॉज लेफ्ट विथ हिज ग्रैंड मदर एजेड 85 इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट ऑन हिम। डिपेंडेंट ऑन हिम इसका मतलब कि यहाँ पर अपन बनाते हैं मिस्टर वाई जिसकी एज है 21 ईयर्स और वो अनसाउंड माइंड का है, और इसकी एक ग्रैंड मदर है जो 85 ईयर्स की है। 85 ईयर्स की है तो मतलब खुद तो कुछ कमाती नहीं होगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो वाई के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब वाई को खुद का भी ख्याल रखना है और उसकी ग्रैंड मदर का भी ख्याल रखना है। ठीक है। मिस्टर एम देयर नेबर आउट ऑफ पीटी स्टार्टेड सप्लाइंग फूड एंड अदर नेसेसरीज फॉर बोथ ऑफ देम। तो इन दोनों, सपोज करो ये दोनों एक घर में रहते हैं, तो इनके घर के बाजू में एक दूसरा घर था जहाँ पर एक बंदा रहता था मिस्टर एम। उसको दया आ गई कि देखो यार ये लड़का, इसके मम्मी पापा एक्सीडेंट में मर गए, ये बेचारा दिमाग से अभी अशांत है, ठीक से सोच नहीं पा रहा, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा, साथ में इसकी दादी भी रहती है, ये बेचारे कैसे अपना घर काटेंगे, तो घर कैसे चलाएंगे। तो मिस्टर एम ने उनको क्या सप्लाई किया, फूड अप्लाई किया, नेसेसरी सारी जितनी भी, जैसे क्या क्या होता है, फूड होता है, मेडिसिन होता है, ये सब चीजें सप्लाई करी। किसको किसको सप्लाई करी, मिस्टर एम ने सप्लाई करी, पर किसको किसको करी, एक तो मिस्टर वाई को करी और मिस्टर वाई की जो ग्रैंड मदर है उन दोनों को सप्लाई करी। ठीक है ना। मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंड मदर यूज्ड टू लिव इन द हाउस बिल्ड बाय देयर पेरेंट्स। तो ये जो हाउस है, ये हाउस किसने बनाया था, मिस्टर वाई के पेरेंट्स ने बनाया था। मिस्टर वाई की जो मॉम और डैड थे उन्होंने मिलकर ये घर बनाया था, और अब ये घर किसके पास है, मिस्टर वाई के पास है। Mr. M also provided grandmother some financial assistance for her emergency medical treatment। तो ये मिस्टर एम ने, जो ये दादी माँ थी ना, उनको एक एक्स्ट्रा मनी भी दिया था, थोड़ा एक्स्ट्रा मनी दिया था। किस चीज़ के लिए, कि कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, बूढ़ी औरत है, अचानक से कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी दे के रखा था। आफ्टर सप्लाइंग द नेसेसरीज मिस्टर वाई फॉर 4 years, Mr. M approached a farmer asking him to pay back 15 lakh inclusive of rupees 7 lakh incurred for medical treatment of the lady, that is the grandmother। क्या हुआ, 4 साल तक मिस्टर एम पैसे देते रहे। 4 साल तक मिस्टर एम मिस्टर वाई को और उसकी ग्रैंडमदर को पैसे देते रहे। किस चीज़ के लिए, फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, एक्स्ट्रा मनी भी देते रहे ताकि कुछ अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो वो हेल्प कर सके अपने आप को। तो 4 साल तक मिलाकर 15 लाख रुपए का उन्होंने खर्चा कर दिया था, जिस 15 लाख रुपए के अंदर ही 7 लाख रुपए तो मेडिकल ट्रीटमेंट के थे, अलग से नहीं थे। ऐसा नहीं है कि 15 प्लस 60, ऐसा नहीं है। इस 15 के अंदर ही इंक्लूडेड है ये 7 लाख। 15 लाख का टोटल खर्चा किया था। 4 साल हो गए ना, उसके बाद में मिस्टर एम वाई के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे मेरे 15 लाख रुपए प्लीज वापिस दे दो। मिस्टर वाई प्लीडेड दैट ही हैज got his parents jewelry to sell at a maximum value of rupees 4 lakh। तो उस समय मिस्टर वाई क्या बोलते हैं, उस समय मिस्टर वाई क्या बोलते हैं कि देखो भाई, आपको 15 लाख रुपए चाहिए, पर मेरे पास तो सिर्फ 4 लाख रुपए की ज्वेलरी है जो मेरे पापा ने, जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पर छोड़ी है। यानी कि मिस्टर वाई क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको 15 लाख नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 4 लाख दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो ज्वेलरी है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे नाम पे छोड़ी है उसकी वैल्यू सिर्फ 4 लाख है, which may be adjusted against the dues। Mr. M refused and threatened Mr. Y of legal suit to be brought against for recovering the money। तो मिस्टर एम ने बोला कि देखो ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे तो मेरे 15 लाख पूरे के पूरे वापस चाहिए, कहीं से भी ला के दो। तो अभी यहाँ पर केस क्या है कि मिस्टर वाई बोलते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ ज्वेलरी है जो 4 लाख रुपए की है, और मिस्टर एम बोलते हैं कि नहीं, मुझे 4 लाख से काम नहीं चलेगा, मुझे मेरा 15 लाख पूरा चाहिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट टू रिकवर मनी, इलैबोरेट इन डिटेल द प्रोविजंस। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना पड़ेगा कि अगर कभी कोई बंदा नेसेसरीज का सप्लाई करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में,
तो उसमें क्या प्रोविजंस है, नेसेसरीज सप्लाई करने से रिलेटेड में क्या प्रोविजंस है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 68 कोट करेंगे, जिसका टाइटल होगा क्लेम फॉर नेसेसरीज फॉर इनकेपेबल पर्सन। इनकेपेबल पर्सन मतलब कि जैसे कोई माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड का हो, ठीक है ना। तो अपने केस में माइनर तो नहीं था, क्योंकि अपन ने देखा था कि मिस्टर वाई की उम्र कितनी थी, मिस्टर वाई की उम्र थी 21 ईयर्स, तो वो माइनर तो नहीं थे, पर वो अनसाउंड माइंड के थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। तो ऐसे पर्सन को अगर आपने नेसेसरी सप्लाई करी है ना, तो सेक्शन 68 क्या बोलता है, इफ नेसेसरीज आर सप्लाइड देन पर्सन, यानी जिसने सप्लाई करी है, जैसे अपने केस में कौन था, कौन सप्लाई कर रहा था, मिस्टर एम, इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स, मतलब कि उसका हक बनता है। एंटाइटल मतलब कि उसका हक बनता है, उसका हक बनता है कि वो रीइंबर्स करे, मतलब कि उसको वापस से वो पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। मतलब कि वो जो इनकेपेबल पर्सन था, कौन था अपने केस में, मिस्टर वाई, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, उसके प्रॉपर्टी में से मिस्टर एम को जितना भी खर्चा मिस्टर एम ने किया है वो वापस मिलेगा। अभी एक चीज अपन समझने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर एम ने 15 लाख का खर्चा किया है और मिस्टर वाई बोलते हैं कि उनके पास सिर्फ ज्वेलरी है। तो एक बार हम क्वेश्चन से रीड करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मिस्टर वाई के पास में क्या क्या एसेट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू लिव इन अ हाउस बिल्ड बाय हिज पेरेंट्स। हाउस बिल्ड बाय हिज पेरेंट्स, तो वो जो हाउस था वो भी तो एक तरह से मिस्टर वाई को मिला है ना। मिस्टर वाई को अपने पेरेंट्स से वह हाउस भी मिला है, और दूसरा वो बोल रहे हैं कि उनके पास में ज्वेलरी भी है जिसकी वैल्यू 4 लाख है, और जो हाउस होगा उसकी भी कुछ एक्स वैल्यू तो होगी। तो ये दोनों चीजें मानी जाएगी वाई की प्रॉपर्टी, और इन दोनों को बेचकर जो पैसा आएगा उसमें से 15 लाख रुपया मिस्टर एम को मिलना चाहिए, ऐसा सेक्शन 68 बोलता है। दूसरी बात, लीगली बाउंड टू सपोर्ट। देखिए, ये 15 लाख में से 7 लाख रुपया किस चीज के लिए था, जो 15 लाख में से 7 लाख रुपीस तो ग्रैंड मदर की जो मेडिकल कोई सिचुएशन थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए उसके लिए था। तो क्या मिस्टर वाई को अपनी दादी के लिए जो खर्चा किया है, मिस्टर एम ने जो मिस्टर वाई की दादी के लिए खर्चा किया उसका भी भरपाई करना पड़ेगा। तो हाँ, करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 68 में क्या लिखा है कि लीगली बाउंड टू सपोर्ट। बाउंड टू सपोर्ट मतलब कि आज जो इसकी ग्रैंड मदर थी, जो मिस्टर वाई की ग्रैंड मदर थी, उसका ख्याल, ग्रैंड मदर का ख्याल रखने का, उसको सपोर्ट करने की जवाबदारी मिस्टर वाई की ही तो है। आज दादी की जवाबदारी तो पोते की ही होती है ना, पर पोता जो था वो साउंड ना माइंड का नहीं था, वो अनसाउंड माइंड का था। इस कारण से मिस्टर एम को दादी जी का ख्याल रखना पड़ा। तो अगर मिस्टर एम ने कोई ऐसे पर्सन को सपोर्ट किया है ना जो लीगली बाउंड टू सपोर्ट था, मतलब कि ग्रैंड मदर के पास में लीगल राइट्स थे कि उनको तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए, तो उनके लिए भी जो खर्चा किया है मिस्टर एम ने, उसका भी उनको रीइंबर्समेंट मिलेगा। यानी कि जो सॉरी मिस्टर वाई है, वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं 15 लाख में से 7 लाख नहीं दूंगा, ये 7 लाख तो मेरी ग्रैंड मदर के लिए खर्चा हुआ है, मेरे लिए थोड़ी हुआ है, ऐसा वो नहीं बोल सकता। क्योंकि सेक्शन 68 साफ साफ बोलता है कि नेसेसरी सप्लाइड टू द पर्सन, जो इनकेपेबल पर्सन है, वो साथ साथ में नेसेसरी सप्लाइड टू द लीगली बाउंड पर्सन, जो दूसरा जैसे ग्रैंड मदर, उन दोनों के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो उसका रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये अपन ने सेक्शन 68 सबसे पहले तो कोट कर दिया। अब अपन इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 3 क्वेश्चंस पूछे हैं और उस हिसाब से अपने 3 आंसर्स हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विल मिस्टर एम सक्सीड इन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी। तो हाँ, मिस्टर एम विल सक्सीड इन फाइलिंग सूट, मिस्टर एम केस करेंगे और वो सक्सेस भी मिलेगा उनको उस केस में, क्योंकि मिस्टर एम ने 15 लाख रुपए का खर्चा किया है, एक तो मिस्टर वाई पे जो कि अनसाउंड माइंड के थे, और एक मिस्टर वाई की ग्रैंड मदर पे जो मतलब उनके पास में लीगली बाउंड टू सपोर्ट था, लीगली बाउंड टू बी सपोर्टेड बाय मिस्टर वाई। मतलब कि जो ग्रैंड मदर है
उनको सपोर्ट कौन करेगा, उनका ख्याल किसको रखना था, मिस्टर वाई को रखना था, पर मिस्टर वाई अनसाउंड के थे, तो इनडायरेक्टली मिस्टर एम ने वो ग्रैंड मदर के ऊपर भी खर्चा किया। टोटल मिला के 15 लाख का खर्चा किया है, तो वो खर्चे की रिकवरी मिस्टर एम कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड बाय मिस्टर एम। तो देखो मैक्सिमम अमाउंट तो 15 लाख का खर्चा किया है, तो 15 लाख के ऊपर की रिकवरी तो वो कर नहीं पाएंगे। दूसरी बात, कितने अमाउंट कौन सा पैसा कहां से आएगा, तो देखो ज्वेलरी के अंदर से तो 4 लाख रुपया निकलेगा, और जो हाउस है बाकी का जितना भी पैसा बचा है वो हाउस में से निकलेगा। हाउस में से, हाउस को बेच के जितना भी पैसा मिलेगा वो भी मिस्टर एम को मिलेगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 15 लाख। तो 15 लाख में से 4 लाख यहाँ पे हो गए, मतलब 11 लाख बचे। अगर हाउस को बेचकर 11 लाख मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर हाउस को बेचकर भी 11 लाख नहीं मिलते तो फिर मिस्टर एम को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, पर हाँ हाउस को भी बेचना पड़ेगा। मिस्टर वाई बोल रहा है ना कि मेरे पास तो सिर्फ ज्वेलरी है, नहीं नहीं नहीं, आपके पास हाउस भी है, हाउस को बेचकर भी जो पैसा मिलेगा वो आपको मिस्टर एम को देना पड़ेगा। हाउस भी आपकी प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड होता है, लॉ ऐसा बोलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, शैल द प्रोविजंस ऑफ द अबव एक्ट आल्सो अप्लाई टू द मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू द ग्रैंडमदर। तो ये जो 7 लाख का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया है, क्या इसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी, तो हाँ करनी पड़ेगी ना। हमने यहाँ पर देखा कि लीगली बाउंड टू सपोर्ट, मतलब कि ग्रैंडमदर के ऊपर जो खर्चा किया है मिस्टर एम ने, उसका भी रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो प्रोविजंस विल अप्लाई टू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैंडमदर एज वाई इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट। वाई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो लीगली बाउंड था कि उसको अपनी दादी माँ का ख्याल रखना था, पर क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का था तो नहीं रख पाया, तो मिस्टर एम ने वो खर्चा एक बार के लिए भरा। तो ये अपने 3 आंसर्स इस तरह से होंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और पूरा एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग ध्यान से देखिए और उसको अच्छे से समझिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के फुल चांसेस होते हैं।